प्राइम टाइम डिबेट में हम बात करेंगे कि आज किस तरीके से राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में तेजी से उम्मीदवारों के लिए मंत्रणा का दौर जारी है। बीजेपी ने सभी सीटों पर तीन तीन नामों का पैनल तैयार कर दिया है और जल्द ही आलाकमान की ओर से इन नामों को हरी झंडी मिल सकती है। दरअसल रविवार को सीएमआर में हुई बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर लगाई गई है। करीब 45 मिनट चली बैठक में राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इन सबके बीच आलाकमान के सामने बात रखी गई और दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही नामों की घोषणा कर दी गई। इधर कांग्रेस भी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तेजी से तलाश कर रही है। कांग्रेस में दावेदारों के नाम पर तेजी से मंथन किया जा रहा है। वहीं बीएपी और आरएलपी समेत दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी तेजी से चुनावी रणनीति बना रही हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों के जिताऊ और टिकाऊ की तलाश कहां पर जाकर पूरी होगी। इस बार के उपचुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों के साथ राजनीतिक दल चुनाव रण में उतरेंगे और इनके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठा जी, चर्चा की शुरुआत अटल खंडेलवाल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कैसी रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि 7 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और हमने उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी है। भाजपा संगठनात्मक पार्टी है। हमने बूथ स्तर तक, वहां तक जाकर के जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो देखना, उसको ठीक करना, सुधारना शुरू कर दिया है। और बड़ी व्यवस्था के साथ, बिल्कुल जो एक बेसिक मैनेजमेंट है, जैसे माइक्रो मैनेजमेंट है, वहां जाकर लोगों के साथ इन 10 महीनों के सुशासन की क्या कामकाज हुए, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम बेरोजगार हैं उनको डील कर रहे हैं, और 4 लाख भर्तियां की जो हमने घोषणा की कि हम 4 साल में, अगले 5 साल में 4 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार देंगे, उसकी भी हम बात करते हैं। हम किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो राजस्थान की है वो 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ करेंगे, उसकी भी बात करते हैं। हम राइजिंग राजस्थान की भी बात करते हैं। हम बेरोजगारों का जिस तरीके से पेपर लीक वगैरह इस तरह की बहुत जमकर जो घटनाएं हुई हैं, उसके लिए एसआईटी गठित हुई और लोगों को मतलब पकड़ा जाना, और उनको, युवाओं को भी आश्वस्त करते हैं कि देखिए जो हो गया उसको हम डील कर रहे हैं, और आश्वस्त करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आप अब स्वस्थ मन के साथ परीक्षाएं दीजिए, और हम जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं। एसआईटी गठित कर दी, इधर
जो क्राइम रेट है वो भी देखिए धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, करीब 8.13% के करीब पिछले साल से इस बार क्राइम रेट कम हुई है। जी। तो ये हम धीरे धीरे लोगों को बता रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं, और वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की दो बातें, एक कार्यकर्ता को बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम राष्ट्र की भावना से काम करेंगे, दूसरा हम हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा के लेके जाने वाले हैं। जब ये दो गुण मिल जाते हैं व्यक्ति के, तो और वो संगठन का व्यक्ति होता है, तो वो निश्चित रूप से विकास का तो परिचायक होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जो भी कार्यकर्ता आएगा वो बिल्कुल जनता के साथ जुड़ा हुआ, सहजता के साथ आएगा और जनता की सेवा के लिए वो कार्यरत होगा। ऐसा ही कैंडिडेट हम देने वाले हैं। चलिए, प्रतिष्ठा यादव जी, किस तरीके से तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? अनम्यूट कीजिए प्रतिष्ठा जी। प्रतिष्ठा जी, अनम्यूट करके बोलिए। जी, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और बीजेपी का जो इतना 9-10 महीनों का जो कुशासन है उसके खिलाफ जनता ने भी मानस बना लिया है। जस्ट चुनाव के बाद ही हुए चुनाव के अंदर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया था कि किस तरह से बीजेपी की जो सरकार है उसके खिलाफ जनता ने सरकार बनते ही मानस जनता का बन गया था। वहां पर लालच भी दिया गया, तब भी राजस्थान की जनता ने स्वाभिमान को पेश किया कि राजस्थान की जनता किसी लालच में नहीं आएगी और बिल्कुल निर्भीकता से, निडरता से वोट कास्ट करेगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार का जो ये 9-10 महीने का जो फेलियर है, जहां पर सरकार केवल या तो ट्रांसफर करती हुई नजर आती है हर जगह, या किरोड़ी जी वाला मामला आप देख लीजिए। आप राजस्थान किसान प्रधान देश है, कृषि की हम बात भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कृषि मंत्री काफी लंबे टाइम से नदारद है, नाराज हैं, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। सरकार तमाम मोर्चों पर अगर हम देखें तो फेल नजर आएगी। आप देखिए बलात्कार की घटनाएं कितनी हो रही है, आए दिन बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया था जब हमारी सरकार थी। पेपर लीक की हमारे साथी बीजेपी के अभी बात कर रहे थे कि पेपर लीक के अंदर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर तो मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूर्व सीएम को, कि उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया कि आज कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन आप पूरे देश के अंदर देखिए, नीट और नेट जैसा जो पेपर है वो भी जब लीक हो जाता है और इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर, गोधरा से गुजरात तक उसके तार जुड़े हुए थे, इनके नेताओं के नाम, पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के नाम उसमें आए थे, लेकिन वो चंद डिबेट्स का ही हिस्सा बन के और एक तरह से साइलेंट मोड पे वो मामला चला गया। तो निश्चित रूप से आज युवा समझ चुके हैं कि आपकी कथनी और करने में बड़ा फर्क है। आप केवल और केवल युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को, किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं, किसानों के लिए कुछ कर नहीं रहे। आपने जो वादे किए थे वो कोई भी वादा आपने पूरा नहीं किया, तमाम वादे खोखले और सिर्फ छलावा और झूठ नजर आती है बीजेपी के वादों में। तो जनता इसके खिलाफ में मैंडेट देगी और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इसी उम्मीद से कि जनता जो भी छलावा जनता के साथ हुआ है उसके खिलाफ इनको आईना दिखाने का जनता काम करेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और हम सारी की सारी सीटें, सातों की सातों सीटें चुनाव में जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। छलावा की राजनीति करते हैं तो इनको जवाब दीजिए, इस बात का, झूठ और छलावा की राजनीति किस तरीके से आप कर रहे हैं? 10 महीने का आपने सुशासन कहा, प्रतिष्ठा जी ने उसे कुशासन कहा। आपका सवाल प्रतिष्ठा जी से क्या था, आप जरा देखिए, और उन्होंने जवाब क्या दिया। यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बात करती है कि भाई आपका सवाल प्रतिष्ठा जी से था कि आपकी क्या तैयारी है, और उन्होंने सारा का सारा क्या बताया, भाजपा यूं है, भाजपा यूं है, उसने यूं किया, ये किया, हमारे गहलोत जी फला नहीं, मतलब क्या बताओ, क्या रणनीति, ये रणनीति से जाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि कांग्रेस है
फॉल्स कमिटमेंट के आपसे लिए जानी जाती है। एक सेकंड के लिए सुनिए कर रही हूँ आपको। आपने अपना क्वेश्चन नहीं सुना था क्या, जो मैंने कहा था आपसे? मैं आपने यही तो बोल रहा हूँ, कमाल मैंने तो बोला ना कि भाई हम किस तरीके से जाएंगे, कैसे माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे, क्या हमारी खामियां उसे दुरुस्त हमने करेंगे। बताया मैंने कि कहा ना हमारी विचारधारा क्या है, आप तो चलो ये बता आप दीजिए अपना ध्यान कांग्रेस दीजिए। की विचारधारा क्या है, चलिए प्योर ये बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है, कैसे वो राष्ट्र को नहीं नहीं, आगे ले प्रतिष्ठा जी जाएगी। करिए, आपका जो कुशासन है उसको गिना के वो जनता के बीच में जाएंगी। प्रतिष्ठा जी यही है क्या? देखिए, हाँ यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ बताएं, ये ज्यादा अच्छी बात होती है बजाय फालतू की बातें करने के। देखिए फॉल्स कमिटमेंट तो कोई भी कर सकता है, जैसे इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट किए कि महिलाओं को साहब 1 लाख रुपए दे देंगे, और आपको ध्यान है वो लखनऊ में और जगह जगह के जो दफ्तर थे लोकसभा चुनाव के बाद वहां लाइनें लग गई थी और फॉर्म भर करके साहब वो 1 लाख का वादा किया है, 8,000 रुपए बेरोजगारों को देंगे। अब इस तरह के फॉल्स कमिटमेंट करना ये ठीक बात थोड़ी है। हरियाणा चुनाव में भी ये तो बहुत सारे कमिटमेंट करके आ रहे थे कि हम जीत, क्या हुआ, नहीं जीत पाए ना। क्यों? क्योंकि फॉल्स कमिटमेंट आखिर जनता को लग ही जाता है कि कब तक, 60 साल पहले तो कांग्रेस ही थी इस देश के अंदर, लेकिन इतने आप करते जाओगे तुष्टीकरण करते जाओगे, फॉल्स कमिटमेंट तो अंत में आपको जनता नकार ही देगी। आप पिछली बार भी जो ये अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हो, तो लास्ट के 6 महीने में जनता को ललचाने की कोशिश करते हो। अरे आपको करना था तो जो भी, जैसे देखिए राइजिंग राजस्थान, जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर मानी 3,30,00,000 करोड़ कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने कैसे कर देंगे, तो उन्होंने राइजिंग राजस्थान पहले ही साल में करने की ये शुरुआत कर दी, और राइजिंग राजस्थान 8, 9, 10 को शुरू कर देगा। प्रवासी भारतीय राजस्थानियों को बुला रहे, भारतीयों को बुला रहे हर स्टेट से, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। तो जो करने के प्रयास है वो दिखने लगते हैं। ERCP है, जाकर के और करके आए, यमुना समझौता है करके आए। ये कहते हैं कि यमुना समझौता कुछ नहीं है, इनका हरियाणा का मैनिफेस्टो देखिए, और लाइन नंबर 5 के अंदर इन्होंने लिखा कि राजस्थान और हरियाणा के साथ जो यमुना समझौता किया गया है हम उसे निरस्त करेंगे। अब आप यहाँ तो ये किसानों की बात कर रहे हैं और वहां हरियाणा में जाकर कह रहे हैं कि जो राजस्थान के साथ समझौता हुआ है उसे हम निरस्त कर देंगे। राजस्थान में कह रहे हैं कि यमुना समझौता कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये करनी और कथनी के अंतर है, इसको जनता बखूबी जानने लगी है, हमें गिनाने की भी जरूरत नहीं है, अब जनता खुद जानती है। और लास्ट में जब ये हारते हैं तो ईवीएम को गालियां लगने लगती, जैसे मुन्नी बदनाम हुई वैसे ईवीएम को बदनाम करने लगते हैं। कभी किसी एजेंसी पर इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, ये चलने वाला है नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो ठीक लगेगा, दूसरे पर आप टीका टिप्पणी चीटा उछलाई करेंगे तो क्या होने वाला है। आरपीएससी के रामू नायक है, उनको हमने पकड़ने के बाद देखो किस तरीके से उन्होंने बोला कि साहब इंटरव्यू के अंदर वो बैठे थे, ये बैठे थे, उसका इंटरव्यू इन्होंने लिया, RAS वगैरह, क्या पता कितने ही इन्होंने 5 साल के अंदर कितने घोटाले किए। तो देखिए अब आप ये देखिए कि इतने सारे लोग पकड़े जाना, 10 महीने के अंदर 180 के करीब लोग पकड़े गए, 48 के करीब तो ऐसा ही पकड़े थे जो कि कांस्टेबल सॉरी ये ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बन जाते। आप सोचिए प्रदेश का क्या हाल होता जब इस तरीके के सब इंस्पेक्टर पूरे थानों में लग जाते। ठीक है प्रतिष्ठा तो जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अटल जी, आपकी बात आ सोचती गई। है और देखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपका माइक्रो मैनेजमेंट भी आपसे समझूंगा, लेकिन प्रतिष्ठा जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए प्रतिष्ठा जी। जी मैं इनसे ये कहना चाह रही थी कि ये मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और मेरे से आपने क्या क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो इनको सुनाई दे गया, लेकिन आपने इनसे क्या क्वेश्चन किया ये इन्हें सुनाई नहीं दिया। आपने इनसे भी मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन किया था कि क्या तैयारी है, किस तरह से मैदान में जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या गिनवाए। तो अपने बारे में ज्यादा आकलन करें, मेरे को ये बताने के लिए कि मुझे क्या, मैं सरकार के खिलाफ मुद्दे लेके हम नहीं जाएं या इन पर हम नहीं बात करें, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं,
युवाओं की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, देश में ऐसे अगर डॉक्टर ऐसे आ गए जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, नीट के पेपर में जिस तरह का घपला इन्होंने किया, तो क्या होगा लोगों की हेल्थ के साथ में? इसका भी इन्हें जवाब देना चाहिए। आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस चीज को कबूला भी था कि हाँ, गलती हमारी हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं इनकी सरकार ने की, और वो तमाम ऐसे मुद्दे आपने देखे, पीएम केयर फंड का ये जवाब नहीं दे पाए, वैक्सीन के अंदर किस तरह से पैसे लेकर वैक्सीन पास की गई, ये सारे तथ्य न्यायालय तक मिल गए हैं। तो देश के साथ जो इन्होंने बड़ा घोटाला किया, किस तरह से ये पहले रेट डालते हैं कंपनियों पे, नेक्स्ट डे वो चुनावी बॉन्ड खरीदती है। तो ये इतने घपलेबाज जो सिर्फ कार्रवाई में भी इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है। अगर कार्रवाई निष्पक्ष हो, कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, अपराध करने वाला अपराधी कहलाता है। वो किसी पार्टी से भी जुड़ सकता है, क्योंकि हम सब में से ही इंसान है। तो ये आपके कथनी करने का बड़ा फर्क है कि आपके नेता कितने भी भ्रष्ट हैं, कितने भी अपराधी हैं, लेकिन आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आपकी एक नीति का हिस्सा है। दूसरी बात, युवाओं के साथ की आप ले लीजिए, किसानों का मामला ले लीजिए, जो वादे किए थे, ये हमारे वादे गिनवा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद में ऐसे दफ्तर पर गई लाइनें, एक इतनी सेंस तो ये रखते होंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो वादे कोई भी जो चुनाव लड़ता है वो वादा करता है, और वो वादा ये करता है कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं ये करूंगा जनता के लिए। आप मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं कि जैसे राजनीति की बिल्कुल एबीसीडी भी जो व्यक्ति नहीं जानता हो, वो कह रहे हैं कि वो वादे पूरे नहीं किए लोकसभा चुनाव में। आज भी हम जनता के उन तमाम मुद्दों पर आपको उठा रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना हो और जाति के आधार पर सबको अपना हक मिले। आज भी हम जो वादे हमने किए थे, अगर हमारी सरकार बनती तो लोकसभा में हम वो तमाम वादे पूरे करते, लेकिन अब हमारी सरकार नहीं है, तो हम उन तमाम मुद्दों को, जनता के जो हित के हैं, जिनसे जनता का बेनिफिट होगा, उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और आपसे को करने के लिए मजबूर करेंगे जनता की ताकत के साथ में। यही इस चुनाव के अंदर भी जाने की अगर आप बात कर रहे हो कि मैंने ये नहीं बताया चुनाव में, मैंने यही बताया है कि सरकार का जो फेलियर है राजस्थान में, आपने समझौते वाली बात की एक कि जो ये जल समझौता हुआ है, आज तक आप ये नहीं बता पाए राजस्थान के किसान को कि कितने % डिपेंडेबिलिटी पर आपका समझौता हुआ है। इस कितना किसान को पानी मिलेगा, पीने का मिलेगा या खेती के लिए मिलेगा, क्योंकि जो डिपेंडेबिलिटी पर आपने समझौता किया है, उस डिपेंडेबिलिटी को हम पूर्व जो सीएम साहब हैं, अशोक गहलोत साहब, वो ठुकरा चुके थे, क्योंकि उससे पानी इतना आएगा कि उससे जनता का भला नहीं होगा। वो केवल और केवल राजनीतिक छलावा है। तो इसीलिए आप बता नहीं पा रहे आज तक कि हमारा जो समझौता था, आप क्लियर कीजिए किसानों के सामने कि इतने % पे हुआ है, इतना पानी आएगा और यहाँ तक पानी पहुंचेगा। आप बात उस समझौते की करें तो जिसके अंदर आपका जो टोटल खर्च होना है उसका कम से कम 70% तो पूर्व सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था, तो ईशरदा बांध और जो निर्माण कार्य करके। तो इसमें हमने तो आपके केंद्र सरकार के अगेंस्ट होने के बाद भी जनता के लिए काम किए, जिसको रोकने का प्रयास आपके लोगों ने किया, सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने किया। उन्होंने ये तक कहा कि आप काम नहीं कर सकते बिना हमारी मंजूरी के। तो आपकी कथनी और करने का, आपने किसान सम्मान निधि 12,000 करने का वादा किया था, तो ये क्या है? आप उसको अच्छा, मतलब ये सब मुद्दे उपचुनाव रहेंगे जो आपने सब कहा है, ठीक है। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, चले ठीक है, मैं इसीलिए मैंने कहा आप खूब बोल लीजिए, नहीं कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज दबा दी जाती, मैंने आपको खूब बोलने का मौका दिया। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपके कार्यकर्ता भी समझ गए होंगे। अटल जी, मेरा सवाल ये कि बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, क्या है माइक्रो मैनेजमेंट ये आपका? देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट ये होता है कि आप अपने छोटे स्तर तक, मानी जो हमारा पन्ना प्रमुख है, वहां पन्ना प्रमुख से भी ये कहना कि भाई वहां पर हमारी वीकनेस क्या है। कितने, मान लीजिए पन्ना प्रमुख है, वो मान लीजिए कि 20 घरों पर है, तो वो 20 घरों पर भी ये पता चले कि हमसे क्या सुधार कर, वहां पर क्या जरूरत है सुधारने की, क्या वहां सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उसकी समीक्षा होना
कि किस तरीके से हमारी योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही है, जो हमारी योजनाओं में उन लोग जो लाभार्थी हैं उनको लाभ हो रहा है, कोई कठिनाई हो रही है, उसको समझना और उसको दूर करना। यदि कहीं कहीं पर देखिए, कहीं पर कोई गड़बड़ है तो उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं, और वो बूथ स्तर तक आता है, मंडल तक आता है, मंडल से डिस्ट्रिक्ट तक आता है, और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक आता है। इस तरीके से ये पूरा एक मैनेजमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि जनता को क्या फायदा हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरीके से चलेगा, कौन कार्यकर्ता कितना काम कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा, कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं, कैसे दूर हो सकती हैं वो समस्याएं, ये सब समझने का विषय रहता है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर उस जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं। बस यही माइक्रो मैनेजमेंट है। और जो कांग्रेस जो तोड़ने का काम करती है, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर, हम जोड़ने का काम करते हैं। हर जगह हम एक ही बात करते हैं कि हम जुड़े रहेंगे। कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है, या उसको समझने लग गई है कि कांग्रेस ये अच्छे तरीके से जानती है कि वो तोड़ेगी, वो जब जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और पंथ के आधार पे, तो उसका फायदा उसको होगा। और हमको ये अच्छे से पता है कि भारत राष्ट्र एक रहेगा, एकजुट रहेगा, तो ही वो विकास के पथ पे और मान सम्मान और गौरव में आगे बढ़ेगा। तो हमारा काम जोड़ना है और कांग्रेस का काम तोड़ना है। और रही बात, देखिए ये बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी कि ईआरसीपी, अरे ईआरसी में बिल्कुल क्लियर आ गया था कि 3250 क्यूबिक मिलियन पानी मिलेगा, इतना पानी है ना पीने के लिए मिलेगा, इतना इंडस्ट्री के लिए मिलेगा, ये सब कुछ था, इतना एग्रीकल्चर के लिए 2,80,000 हेक्टेयर के आसपास कृषि के लिए मिलेगा, ये सब कुछ लिखा था। लेकिन ये पढ़े जब ना, 4,000 करोड़ के आसपास लग रहे हैं ये सब करने में, और ये कह रहे हैं 70% ईआरसीपी का काम हम कर चुके थे। अरे क्या कर चुके हैं? 70-10। आपने एक नरेगा बांध भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में आकर के, और उसका फीता कटा है, तो कुछ नहीं किया। ये केवल बातें, ये चुनावी मुद्दे को लेकर के आप अटके हुए थे, चला करके उसको अटका रखा था। तो ये अटकाने की राजनीति नहीं। देखिए, राजनीति करो, स्वच्छ मन से करो, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को सामंजस्य मतलब फायदा मिलना चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, लोगों के लिए काम करो, फॉर द पीपुल, फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपुल। ये जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए प्रतिष्ठा जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए प्रतिष्ठा जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्रतिष्ठा जी। जी बोलिए। मैं कह रही थी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई यहाँ पर आए हैं, जो बात रख रहे हैं, मजबूरी तो हम उनकी समझते हैं कि सरकार का बचाव करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि जो उन्होंने तथ्य दिए वो तमाम तथ्य पूर्ण रूप से झूठे थे। हमारे आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, जब सरकार आई तब जब ये समझौता हुआ तो तुरंत ये चीजें आ गई थी कि किस तरह से सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कितना काम कर दिया है और कितना बाकी है। तो ये तमाम जो तो आप दावा कर रहे हैं ना कि 70% काम कर दिया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल ईआरसीपी का आप भी अखबार पढ़िए, देखिए आप निकल कर पढ़िए। एक बार मैं आपको भी मैं चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज है वो चलाए उसको, कि भाई कांग्रेस ने 70% काम कर दिया था ईआरसीपी का अपने दम पर। देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने आपको आपके बीच में एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सुन रही थी। अब मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ आप दिखा रहे हैं, और ये जनता अच्छे से समझ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान में चुनाव थे तो यहाँ आकर एक बात कह के गए थे कि राजस्थान सरकार की जो जनहित की योजनाएं उनको बंद नहीं करेंगे।
रिव्यू के नाम पर बहुत सारी योजनाएं जो जनता के लिए बेनिफिटेबल थी उनको आपने बंद कर दिया। तो झूठ का चेहरा किसका सामने आया? ये चीजें आप समझिए, इसको देखिए कि आपने आपने कहा क्या था और आपकी कथनी और करने के बीच का अंतर कितना है। चिरंजीव योजना इतनी बड़ी योजना थी जिससे राजस्थान के आम व्यक्ति को बड़ा भारी बेनिफिट मिल रहा था। आपने उसको जो 25 लाख की योजना थी उसको केवल बीपीएल के लिए कर दिया, वो भी 5 लाख तक का ट्रीटमेंट। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कहा क्या था। आपने बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी है उसके अंदर वो दूध का वितरण होता था स्कूल के बच्चों को, उसको बंद कर दिया। आपने इंग्लिश स्कूल को भी रिव्यू के नाम पर डाल रखा है कि इसको हम बंद करेंगे, इस तरह के आपने एक बार आपके शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था। तो ये तमाम जो चीजें कि जब से सरकार आई है आप जनता के हित के काम ना करके केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सरकार केवल अधिकारी चला रहे हैं, जहां पर सीएम साहब भी केवल एक फेस की तरह अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन की जो पावर उनके पास होनी चाहिए थी राजस्थान को लेकर वो पावर उनके पास कहीं नजर नहीं आती। वो बहुत सारी जगह पर दिल्ली की तरफ देखना उनको पड़ता है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सीएम एक स्टेट का फुल फ्लैश जिसके पास पावर होती है उसको एक तरह से ये कहें कि रबड़ स्टैंप की तरह बनाया जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, तो ये आपके कोई यहाँ भी एक आला कमान वाला कल्चर है, आला कमान? नहीं, आला कमान क्या, जब आपने किसी को सीएम बना दिया तो सरकार सीएम चलाएगा ना। हाँ। यहाँ आला कमान ही अगर सरकारें भी आला कमान चलाएगा तो सीएम क्यों है? फिर सीएम के अंदर सीएम की जो पोस्ट है उसके पास बहुत सारी मैं पावर होती है। केवल इतना सा जवाब दे दूं, एक छोटा सा बस इसका। सीएम साहब के लिए कहा तो एक छोटा हाँ सा बिल्कुल जवाब बिल्कुल, दे जवाब देता हूं। दीजिए। ऐसे समझिए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए एसओजी ने तो अपनी सिफारिश पहले ही कर दी थी कि रद्द कर देना, लेकिन आज कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को सौंपी है और उनका वेट हो रहा है उसको रद्द करने की। अगर एसओजी कर देती तो वो तो तभी कर देती, अगर आप कह रहे हैं कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लोग चला रहे हैं तो वो तो कर देते। उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था, सीएम की जरूरत कहाँ थी। अरे मिनिस्टर तक जो कमेटी बनी है वो तक रिव्यू के लिए लास्ट में सीएम साहब के साइन के लिए गया। तो मैं बोल रहा हूँ ये इस तरह की झूठ प्रपंच का आप उपयोग ना करें, आप ढंग से जो भी बात रखी है उसको बहुत तरीके से रखें। आपको बकसने के पक्ष में नहीं होते हैं, हम हर व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं, लेकिन नीट और नेट के अंदर आप बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है कि जो इतने बड़े पैमाने पर चीजें निकल के सामने आई थी उसको किस तरह से आपने दबा दिया। तो और दूसरी बात कि राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, आप पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो इसी के साथ आपने गठित की थी सीमावर्ती स्टेट है गुजरात और हरियाणा, आप यूपी, वहां पर देखिए कितने पेपर लीक हुए और कितने लोगों पर आपने कार्रवाइयां की। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, आप केवल यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो भर्ती कांग्रेस के टाइम में हुई थी। अभी आपके टाइम में जितनी भर्तियां हुई है तमाम में पेपर लीक हुए हैं, तमाम में युवाओं के साथ छला हुआ उस पर आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। तो इस बात को भी युवा समझ रहे हैं कि आपकी जो कथनी और करने के बीच का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। आप वादे बहुत अच्छे करते हैं, कौन सा पेपर लीक की बात आती है तो व्यक्ति अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। आप छल और बल की राजनीति करते हैं। अगर सरकार आ भी जाती है आपके विपरीत, आपके विपक्ष की, तो आप उस चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को तोड़ने का भी तमाम कार्य आपने किया है। ईडी, सीबीआई और आप देखिए आज की बात नहीं है ये, मेरे ख्याल कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल 8-9 साल पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो खतरे में है। ये कांग्रेस ने नहीं कहा। तो ये चीज आज हर अधिकारी कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ वो मजबूरी में और प्रेशर में आपके साथ लगकर काम कर रहे हैं। तमाम एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तमाम सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। आप देखिए मणिपुर की जो घटनाएं हैं उनके अंदर जो आप प्रधानमंत्री महोदय वहां ना जाकर कुछ करते हैं, ना उन घटनाओं को रोकने के लिए काम करते हैं। आप जो किसान जो हमारी पहलवान बेटियां उनके साथ हुआ उसके अंदर आपने डिसीजन लेने में कितना टाइम दिया, उसके बावजूद भी उसकी जगह उसके बेटे को वहां पर रख दिया।
बाद में अच्छा भी ठीक उसके है साथ क्या प्रतिष्ठा हुआ, जी, ये सब बातें हैं तो फिर भी, चेहरा सबके अच्छा ये सामने सब है। बातें हैं, आप ठीक है, बहुत बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं जानता हरियाणा भी चुनाव हुआ, लेकिन ये सब बातें सामने नहीं आई। हरियाणा वालों ने तीसरी बार सरकार बनवा दी, तीसरी बार चुनाव जितवा दिया, तो जनता क्यों नहीं देख पा रही? जो चीजें कांग्रेस वाले को दिख रहा है वो चीजें जनता को क्यों नहीं दिखती है? ये थोड़ा मुझे देखिए समझाइए। ना, क्योंकि वोट जी तो जी फाइनली, अगर मान लीजिए आप वोट करेंगे तो एक वोट करेंगे, फाइनली वोट तो जनता को ही करना है, वोट कास्ट तो जनता करना है, चाहे वो बीजेपी को करे चाहे वो कांग्रेस को करे। जनता क्यों नहीं देख रही है सब चीजों को? जी जी मैं आपकी बात को बड़े उससे, आप जो पूछ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप जो पूछ रहे हैं। हाँ। आप बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव अकॉर्डिंग टू ना एग्जिट पोल आए और ना हमारी उम्मीदों के मुताबिक आए, लेकिन चुनाव के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है और शायद एक और दिन के अंदर भी बहुत कुछ जी जी, बदलता है, ये आप भी शैलजा जानते शैलजा हैं। जी का अनादर किया, ये हो बात रहा था करने क्या? वाले, आप 370 की बात करने, पूरे देश में आपका चुनावी मुद्दा था, लेकिन वहां पर भी तो आप देखिए कि ये कश्मीर के अंदर आपके खिलाफ मैंडेट मिला और किस तरह से मिला, कितने अच्छे बहुमत के साथ में मिला है। तो ये चीजें भी तो आप देखिए ना, 2 स्टेट में चुनाव था, एक स्टेट आप जीत कर और सिर्फ उसी की बात आप कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि वहां अच्छा, पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कितनी सीट आज आई वहां है? पर चले अच्छा आप अपनी सीट बता दीजिए, कितनी कांग्रेस की कितनी सीट आई? हाँ, जम्मू कश्मीर में बता दीजिए। चलिए, देखिए हमारे इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर बनी है, 49 सीटें हमने जीती इंडिया है, अलायंस की। ठीक है। आप बीजेपी के अंदर भी बीजेपी अलायंस से ही चल रही है, अगर आपको नहीं पता हो अरे तो मैं तो पूछ रहा हूँ कांग्रेस की कितनी आपके जीती? लोकसभा के अंदर कितनी सीटें आपकी है, आप वो भी बता दीजिए। और आप तो हमारी तो अलायंस 240 है, हम तो कह रहे हैं। आप ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, आप इस अहंकार को त्याग शोभा क्या? दीजिए। मैं तो नहीं पूछ नहीं ठीक रहा है, हूँ अगर केवल। अच्छा मैं उन्होंने शोभा प्रतिष्ठा शोभा जी, की तो बात ही नहीं कर देखिए रहा। देखिए प्रतिष्ठा जी एक बात बताइए, इन्होंने सिर्फ सीट बात पूछा। राजस्थान की करेंगे, आप मणिपुर प्रतिष्ठा की यादव जी करोगे, मेरी बात हरियाणा की सुनिए, करोगे, चलिए दिल्ली ठीक है, की आपको करोगे, अटल पंजाब जी से की हो सकता है करोगे, क्या आपत्ति हो, करेंगे? लेकिन एक मिनट ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि, इन्होंने बस ये पूछा कि कांग्रेस की सीट कितनी है, ये बता दीजिए। हाँ। कोई आपके ऊपर कोई आपकी इन्होंने तो कटाक्ष, सरकार चाहिए, आपको नहीं पता तो लोकसभा में बता दो, आप सरकार अरे बनाने मैडम के अभी हाल ही में चुनाव में बस सीट बता दीजिए, बाकी तो कुछ ठीक है। आप अपनी नहीं देख रहे हो कि आप अलायंस के नहीं साथ पता, चला रहे आपको हैं, नहीं पता। आप अलायंस के साथ में देश पता की है तो सरकार चलिए बता अच्छा अटल दीजिए, जी आप बस बताइए, आपको। आप बताइए आपको पता है कितनी सीटें? एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो वहां तक भी दुरुपयोग से ही 6 पहुंचे, सीटें आई हैं मात्र। दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है प्रतिष्ठा जी, 6 सीटें आई तो बता देती, 6 सीटें आई तो कोई गलत बात थोड़ी ना, 6 विधायक नहीं, आपको मिले हैं। आप देखिए, आप पूछने का राइट रखते हैं अब क्या? मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? आप मैं तो सरकार कह चला रहा हूँ रहे कि हैं, ठीक है, इट्स ओके। ठीक आपको है राइट देखिए है, आप मैडम, एक चल- बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसको आपको भी स्वीकार अपने करना ईमान में पड़ेगा। झांकना सुनिए पड़ेगा ना प्रतिष्ठा जी सुनिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए जंगल में जब 2 शेर लड़ते, एक जीतता है एक हारते हैं, ये राजनीति में भी ऐसा होता है, जब बहुत लोग लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, तो इसमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं। ठीक है इस बार गड़बड़ हुआ, अगली बार हम और ट्राई करेंगे, तो यही राजनीति का है। तो इसमें ये थोड़ी ना कि ठीक है हम इस बार हार गए, यही हमारा अंतिम चुनाव, आगे हम प्रयास करेंगे, ये भी तो जवाब हो सकता था। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बोलिए। मेरा जवाब क्या होगा वो तो मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी हाँ। कि आप चाहें या ये चाहें वो मैं बोलूं, ये तो मैडम मुझे तो लगता देखिए है मैं कि इसके लिए मैं बात नहीं मेरा मैंने तो सीट पूछा, आपको आपने सीट भी नहीं एक पता बात था। की कि आप कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं कि आपकी अलायंस की सरकार बनी, आपकी नहीं बनी है, हाँ। लेकिन आपने तो 370 का और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेना से शासन आपने चलाया इतने लंबे टाइम तक, उस चीज का आपने पूरे देश के अंदर आपने 370 की बातें बहुत की थी। लोकसभा चुनाव के अंदर भी धारा 370 हटी है, 370 प्लस होगी बीजेपी, लेकिन आप खुद अलायंस के साथ में चलाते हैं। वो एक कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये मैंडेटरी आएगा और जनता इसके खिलाफ भी देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप आज कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान की जनता आपको इस चीज का, सब चीज का हिसाब जब जनता लेती है ना, तब चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे स्टेट हो, जहां पर भी जहां लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करते हैं, तो जनता अपने हित में जरूर फैसला लेती है। चुनाव के टाइम में बहुत सारे ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं
ये अब इन्होंने जब जैसे राजस्थान संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, ये सब मुद्दे जैसे क्रिएट किए ऐसे। आपके नेताओं ने बोले, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे लोकसभा में की वैसे ही आप यहाँ राजस्थान में कुछ इस तरह की कुछ। एक सवाल और, ठीक है प्रतिष्ठा जी से मैं जान लेता हूँ। अच्छा प्रतिष्ठा जी, एक सवाल जवाब देंगे, एक सवाल जवाब। देखिए कांग्रेस वाले जहां जीत, ठीक है मैडम एक सवाल पूछ लूं। आ गई थी बस। अच्छा एक सवाल पूछ लूं, अगर आप आदेश करें तो एक सवाल पूछ लूं, अगर आदेश है? जी बिल्कुल पूछिए। हाँ तो सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस वाले जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं आता है और लोकतंत्र भी वहां बचा रहता है, लेकिन कांग्रेस वाले जहां हार जा रहे हैं वहां ईवीएम गड़बड़ हो जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है, ये क्या है? देखिए ये तो आप भी हो सकता है यहाँ पर बैठकर आप ना माने, लेकिन आप अगर न्यूज से बाहर आकर अगर आप बात करेंगे तो इस सत्य को आप भी स्वीकार करेंगे कि सारी चीजें इक्वल नहीं होती। बहुत सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही पूरा 100% आप किसी कुछ करोगे, तो कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जहां पर आप हरियाणा का ही आप लिख लीजिए, एग्जिट पोल क्या बता रहे थे हरियाणा में। तो जब आप एग्जिट पोल में, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में बहुत कम बोलते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया दबाव में रहता है कि कुछ ना कुछ तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मीडिया या जो पत्रकार इनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई है, पीछे हमने देखा भी है चीजें। तो इस चीज को देश की जनता भी समझने लगी है कि इन सब के बावजूद भी अगर जनता कांग्रेस के पक्ष में बोल रही है तो फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जो निकटवर्ती मुकाबले होते हैं उनमें कुछ ना कुछ होता है, और ये पॉलिटिक्स है इसका। अभी वही बात है कि जब प्रूफ भी बहुत सारी चीजों को रखने के बाद भी नकार दिया जाता है तो होगा इन चीजों का भी अंत। और जनता फिर भी मैं यही कहूंगी कि लोकतंत्र के अंदर जो मैंडेट जनता ने हमें दिया है, जैसा भी जिस भी रीजन से है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जनता के लिए, आप ये सोचे कि आपको मैंडेट मिल गया और आप जनता के हित के लिए काम नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों को अब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फुल मेजोरिटी में है, तो ये आपका भ्रम है। हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, संसद से सदन तक उठाएंगे, विधानसभा से सड़क तक हम इन तमाम मुद्दों को आपका हक है, आप उठाइए, बिल्कुल आप उठाइए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है मैडम, आपको अधिकार है। लेकिन आप स्वस्थ उसके साथ, जनता के साथ स्वस्थ तरीके से खड़े हो, और वास्तव में हम अगर गलत करें तो आप उठाइए, गारंटी के साथ में। आपको संविधान भी इजाजत देता है, और हम खुद आपसे कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इस देश के आम आदमी के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, किसान के साथ। फरमाओ मत, गलत तथ्य मत करो, फॉल्स कमिटमेंट मत करो, ये छलावा, तोड़ने की राजनीति मत करो। तब तो ये चाहते हैं सरकार है वहां पर युवाओं के साथ कुछ हो आप नहीं बोलेंगे। हमारी सरकार की हमने तब भी कार्रवाई की, हमने किसी को नहीं बख्शा, हमने हर गलत व्यक्ति को 0% टॉलरेंस पे हमने अशोक गहलोत साहब ने सरकार। अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूँ, समिश्रा जी, एक सवाल, केवल एक, सुनो तो सही, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, चलिए अटल जी एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए एक मेरा सवाल है, केवल एक मेरा और सवाल पूछ लेने दीजिए, फिर आप पूछिएगा। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, यहाँ इनकी समिश्रा जी है ना, मतलब कांग्रेस की सरकार है ना, समिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कितनों को पकड़ा, और सिद्धू रमैया जी कर्नाटका के तो अपने पद से दिख रहे, तो क्यों? आपकी सरकार है, सारा तंत्र भी आपका है, यही 2-3 साल हो गई। हिमाचल में तो कार्यकर्ता आपके टॉयलेट गिन करके और टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, वो तो उसमें लगे हुए हैं कि किसके घर में कितने टॉयलेट है, उस हिसाब से क्यों गलत आप करोगे? पकड़ रहे हो आप, नाम बोलो, आपकी सरकार जाएगी, आप देखिए गोधरा कांड ऐसा है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। अब आप गोधरा कहाँ ले जाते हो? मैं आप देखिए, अरे हम चुनाव पे बात कर रहे हैं मैडम, जो बीत बहुत पुरानी बात है। चलिए सर सवाल ठीक है, चलिए मेरा सवाल आपसे, ठीक है अटल जी मेरा सवाल, ठीक है मैडम। आप जो आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये हमेशा नहीं होता रहेगा। आप ये देखिए कि आपको सत्ता मिली है, आप आज उसका कितना भी दुरुपयोग कीजिए, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होगा, सबसे ज्यादा राज आप लोगों ने भी किया है,
कर रहे हैं, देश ये में सब सबसे कुछ ज्यादा क्या है? राज आप लोगों ने भी किया है, ऐसा गलत ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक आपकी सरकार रही है, ठीक है। मेरा अटल जी, मेरा सवाल आपसे, हर सीट पर 3-3 नाम को फाइनल आप लोगों ने किया है, और मान लीजिए 3 में एक को ही आप तरजीह देंगे, 2 को बैठना पड़ेगा, और जो 2 लोग बैठाए जाएंगे, तो अगर वो नाराज हुए तो कैसे उनको बनाया जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़ा परिवार हो गया है, और जो पैनल बना उसमें जो जिन लोगों ने काम किया है, जी। जो जुड़े हुए हैं, विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए वहां से आया कि जनता के साथ ये लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अपनी विचारधारा की, उसका 3 का पैनल बन गया। अब जो भी नाम फाइनल होगा, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप ये मान के चलिए कि 90% तो कोई किसी तरीके की कुछ ऐसी अड़चन आएगी नहीं, कोई भी एक को मिलेगा, ठीक। बाकी 2 उसका सहयोगी करने वाले, और 10% थोड़ा सा रहता है, तो हमारे पास समझाइश है, वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है, उनके साथ बैठेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे कि यही तो सब खत्म नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा पोर्टफोलियो भी है, जन सेवा के लिए बने हैं तो बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो ये उन लोगों के साथ, ये हमारे ही परिवार के हिस्से हैं, उनके साथ बैठ करके बात की जाएगी। जी, चलिए अब फाइनल कमेंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए प्रतिष्ठा जी, आप ही फाइनल कमेंट दीजिए आगे की रणनीतियों को लेकर। ये रणनीति मैंने जैसे पहले बताया कि सरकार का जो फेलियर है, जो इनके झूठे वादे हैं, जिन बातों का इन्होंने कहा और किया कुछ, वो सारी चीजें, तमाम तथ्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता समझ भी चुकी है कि इतने टाइम में इनकी कथनी और करने का कितना बड़ा फर्क रहा। अनुशासन की बात बीजेपी के हमारे साथी यहाँ पर कर रहे थे, किरोड़ी जी के माध्यम से साफ दिख रहा है कि कितना अनुशासित आपकी पार्टी है। तो एक कहावत है कि हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये सबके सामने जो तथ्य हैं कि आपने कहा कुछ था, किया कुछ था, और एक सबसे बड़ी चीज कि आपने मंत्री बना देने के बाद भी गंगानगर के उपचुनाव के अंदर जो जनता ने मैंडेट दिया, उसके बाद हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है, और हो सकता है एक बार वो छलावे में आ गई, लेकिन आज अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो लोग इस चीज का पश्चाताप ही कर रहे हैं कि पहले इलाज भी फ्री होते थे, बिल भी नहीं आते थे, अब किस तरह से सारी तमाम योजनाएं बंद हो गई। तो उस चीज का हम, जो इनका फेलियर है, जो जनता के हित में, और एक बड़ी बात जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में रेप का बनाया था, आज रेप के माध्यम में, आज के पेपर में ही आप देखिए 6 महीने की रिपोर्ट आई है जिसमें कितने रेप हुए हैं। तो ये कहने और करने का जो फर्क है कि किया आपने कुछ नहीं, लेकिन आपने मुद्दे बहुत उठाए थे, हमने कार्रवाई की, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद लोगों को केस दर्ज करवाने तक पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में। ये तमाम चीजें मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता ने देखी है कि किस तरह से हर चीज को बहुत हल्के में ले लिया गया। दूसरा, जोड़ने की इन्होंने एक बात कही थी, वो बीच में डिस्ट्रैक्ट में हो गई थी कि जोड़ने की ये बात कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तोड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है। सारा अटल जी फाइनल कमेंट, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। अटल जी फाइनल कमेंट, ठीक है मैडम। ये हमारी ठीक है। जो हमारा बेस है वो यही है कि हम सब साथ ठीक है, रहे, ठीक है, साथ ठीक है। लेकिन आप जहर उगलते रहते हैं केवल एक ठीक है। कम्युनिटी के प्रति। तो ये जोड़ने की भावना हो चलिए, नहीं ठीक सकती। है। भाई को भाई को लड़ाकर जोड़ा नहीं जाता, तोड़ा जाता है, और वो करने में आप माहिर हैं, और इसी बेस पर आप राजनीति करते हैं। तो ये चीजों से आप जो कह रहे हैं वो करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आप अटल जी फाइनल कमेंट प्लीज। ठीक है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है, राष्ट्र ही हमारा धर्म है, और जो हमारी विचारधारा के साथ पार्टी कार्यकर्ता होगा, जनता के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसमें समर्पण की भावना होगी, जनता को साथ लेके चलने की रखेगा, वो कार्यकर्ता ही उसको टिकट मिलने वाला है। और हमारे माननीय प्रभारी जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि भाई आप अध्यक्ष, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप निर्भीक होकर जाइए और जनता के बीच जाकर के 10 महीनों के जो सुशासन के काम है बताइए। राइजिंग राजस्थान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी आपका, प्रतिष्ठा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो
तो अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी तैयारियां हैं। बीजेपी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। अब जनता किसको सिर माथे पर बैठाती है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिएगा। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।